माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहन? तो जल्दी से लगा दो लाइव चैट पे अपनी अटेंडेंस अपने नाम के साथ में। और अभी हम पढ़ने वाले फ्लेमिंगो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लाइव सेशन जो भी बच्चा देख रहा है टेंशन फ्री हो जाओ। यहां मैं आपको कराने वाली हूँ गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फ्लेमिंगो के हर एक चैप्टर के, एक चैप्टर नहीं सभी चैप्टर के एक ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको आंसर करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। वो जो तुम कहते हो ना दीदी ऐसे क्वेश्चंस बना दो, ऐसे क्वेश्चन बना दो जिसे देख के लगे कि भाई साहब पेपर तो लीक ही हो गया है, तो भाई लीक वीक कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस पे बेस होते हैं ये क्वेश्चन। जब मुझे ना कुछ क्वेश्चंस को मैं देखती हूँ तो उन्हें मुझे देख के समझ में आता है कि यार ये है हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के लेवल के। और सेकेंडली आज जिस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं ये चैप्टर की एक एक लाइन में से लिए गए हैं। एंड इन क्वेश्चंस को मैं कहती हूं बेस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन चैप्टर का क्रक्स बनाते हैं, चैप्टर का कोर बनाते हैं। अगर ये 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के तुमने लर्न कर लिए ना तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी ही घुमा के आ जाए आंसर इन्हीं में से जाएगा। तो दिस सेशन इज फॉर ऑल ऑफ यू। जिस भी बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं ये सेशन उनके लिए है। आपको ऐसा लगेगा पेपर हार्ड से हार्ड आ जाए, तुम्हें लगेगा अरे बहुत आसान है, अरे ये तो लीक्ड पेपर है, तुम्हें खुद से ऐसा लगेगा जब आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे। मेरे पीसीएम वाले भाई बहन जिनके पास बस 2 दिन है इंग्लिश पढ़ने के लिए, तुम्हें तो मैं स्पेशली कह रही हूं, आप ये लाइव शायद बाद में रिकॉर्डेड में देख रहे होगे। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, चैप्टर की समरी सुन लो जो मैंने अभी अपलोड करी है चैनल पे, एंड ये क्वेश्चंस को टिप्स पे कर लो। इंग्लिश में से 100 में 100 कहीं नहीं गए आप लोगों के। तो जल्दी से लगा दो कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी स्पैम कर दो सारे के सारे बच्चे, क्योंकि फायर स्पिरिट लानी पड़ेगी, तब होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन टिप्स के ऊपर। ठीक है, तो फायर स्पिरिट ऑन कर लो अपनी। एंड अभी मैं तुम्हें कराती हूँ क्वेश्चंस। अब एक डील है इन क्वेश्चंस को करने से पहले, लाइव चैट में तुम सभी लोगों को आज गप्पे नहीं मारनी है। आज लाइव चैट में जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, चलिए आते हैं हमने क्वेश्चंस के ऊपर, जैसे ही मैं ये क्वेश्चन रीड करूंगी तुम क्या कहते हो दीदी हमसे आंसर फॉर्मेशन नहीं होती है, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड करके तुम्हें समझा रही हूं तुम क्या करो पिंड कमेंट को ओपन कर लो। पिंड कमेंट नहीं, आई मीन टू से नॉर्मल वाला जो कमेंट सेक्शन होता है ना, लाइव चैट नहीं, नॉर्मल वाले कमेंट सेक्शन को ओपन कर लो और चेक करते हैं आज तुम लोगों की टाइपिंग स्पीड। जैसे ही मैंने ये पहला क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, या फिर आप कहो व्हाई वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप, क्यों उसे थंडर क्लैप बोला था, ये क्वेश्चन मैंने बोला, मैं आंसर बता रही हूं, तुम भी सेम टू सेम ऐसा ही आंसर बना के खुद से लिखते रहो। जो अभी देख रहे हैं, जो बिल्कुल एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं, तुम्हें ये सब नहीं करना, तुम तो इन्हीं को लर्न कर लेना। बट जो बच्चे अभी देख रहे हैं मेरे साथ आज इस डेट पे इस लाइव सेशन को, तो तुम कॉमेंट सेक्शन ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 लिखो और जल्दी से टाइप कर दो। चाहे इसे देख के सेम टू सेम चीट करके टाइप कर दो या खुद से अपनी लैंग्वेज से थोड़ा सा बदल के टाइप करो। जो तुम्हारे मन का डर है ना आंसर हमसे फॉर्म नहीं होते, वो यही मैसेज लैंग्वेज में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये टाइपिंग करते करते तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, मन के सारे डर निकल जाएंगे। तो फोकस ले आओ, बिल्कुल अपना पूरा फोकस में आ जाओ, अपना जो है नॉर्मल वाला कमेंट सेक्शन स्टार्ट करो। शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला वन शॉट जो विस्तार वाला आएगा 9 बजे, उसके लिए तैयार हो जाओ। सुबह पोएम वाला वन शॉट नहीं देखा था तो उसको बाद में देख लेना, प्लेलिस्ट लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास 12th इंग्लिश की, बाकी सभी लेक्चर्स की, गूगल ड्राइव के नोट्स की भी। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है व्हाई वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रांस। जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसे फ्रांस ने थंडर क्लैप क्यों बोला था? तो थंडर क्लैप मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बादलों के गरजने की तरह आपको शॉकिंग लगे। तो फ्रांस वॉज स्टन्ड बाय द ऑर्डर, फ्रांस को बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई थी इस ऑर्डर को सुन के, विच इज डिस्क्राइब एज थंडर क्लैप। ठीक है, अब वो ऑर्डर क्या था सिंपल आपको ये बताना है। द ऑर्डर प्रोहिबिटेड द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन एंड मैंडेटेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट। तो वो ऑर्डर में क्या था कि एल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इट वॉज शॉकिंग रेवोल्यूशन फॉर फ्रांस हु नेवर एक्सपेक्टेड टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न नेटिव लैंग्वेज। वो उसके लिए शॉकिंग इसलिए था क्योंकि उसे कभी लगा ही नहीं था कि उससे उसका ये राइट छीना जाएगा कि हम फ्रेंच बोल सके। अब ये क्वेश्चन अगर तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो गाइज ये ऐसी लाइंस है आपके जो वो कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको ऐसा होगा कि फ्रांस को बता दे कि फ्रांस अपनी कहानी किसी को बता रहे हैं। जैसे आप फ्रांस अपने मन का दुख बता रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है ना जो वो रोड साइड स्टैंड के राइटर, वो उनसे बात कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, उनसे उनकी जो है फ्रेंच सीखने बोलने की जो राइट है वो छिन गया है। तो आप कैसे बताओगे? तब तुम ये लिख दोगे ये वाली लाइनें। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इसमें मदद नहीं करेंगे, ना जाने कोई क्वेश्चन आ जाए आप इनकी लाइन से कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। दैट फ्रांस ने कभी नहीं सोचा था दैट ही वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज ओन मदर टंग, बट टुडे जब उसे पता चला। तो ये सब लाइंस क्वेश्चन ऐसे टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन नहीं करा रही हूं मैं कि भाई फ्रांस लेट क्यों था ये वो, नहीं।
खतरनाक क्वेश्चन है और वो जो पेपर में आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। ही केम टू रियलाइजेशन दैट देयर वाज मच मोर फॉर हिम टू लर्न बट ही वुड बी मिसिंग आउट ऑन इट। उसे अब समझ में आया कि इतना कुछ है मेरे लर्न करने के लिए बट मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेजर्स सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लासरूम। विलेजर्स क्यों बैठे थे बैक ऑफ द क्लासरूम में? तो इट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द विलेजर एज अ साइन ऑफ रिपेंटेंस फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल। रिपेंटेंस मतलब क्या हुआ? उन्हें रिग्रेट हो रहा था, रिग्रेट भी लिख सकते हो, as a sign of regret for not attending school, to pay their tribute to teachers. Secondly वो हैमिल को जो है ट्रिब्यूट पे करने आए थे as a mark of respect for the country which was no longer theirs। तो वो रिस्पेक्ट पे करने आए थे अपनी कंट्री को भी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, what was so unusual about the school on that day। स्कूल में क्या क्या चेंजेस थे उस पर्टिकुलर डे पे? तो यूजुअली देयर वॉज अ ग्रेट बजल। यूजुअली आपको पता है स्कूल में बहुत हसल बसल होती थी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आवाज़ आती थी, रीड करते रहो। लाउडली बच्चों के जो है लेसन्स के पढ़ने की आवाज़ आती थी। टीचर का रूलर रैपलिंग ऑन डेस्क की आवाज आती थी। बट दैट डे वाज काम क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग। बट वो कैसा था? संडे की मॉर्निंग की तरह था। द बैक बेंचेस वर यूजुअली एम्प्टी, वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज पीपल। बैक बेंचेस पे विलेज पीपल बैठे थे। एंड एम हैमिल वोर हिज स्पेशल ड्रेस एंड वॉज पेसिंग अप एंड डाउन द क्लास विद हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लास्ट लेसन वाले डे का क्लासरूम का जस्ट दिस, ये 4 लाइन लर्न कर लो आप। बहुत क्वेश्चंस में आपके ये लाइन काम आएगी और ये क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट है, ये अलग अलग रूप में आता ही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोंट गो सो फास्ट बब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। हाउ आर दीज वर्ड्स अ लेसन टू फ्रांस। ये जो टॉन्ट मारी हमारे ब्लैक स्मिथ ने, ये फ्रांस के लिए एक लेसन कैसे था, ठीक है। वो टॉन्ट ही मारा था ना, एक तरीके से ताना सा मार रहा था उसको, या एक तरीके से उसे मतलब कह रहा था कि भाई अब क्या ही करोगे स्कूल जाके। तो लिटिल फ्रांस, जो हमारा बच्चा फ्रांस है, अ हैबिचुअल लेट कमर, तो उसका रोज का था नोबिता वाला सीन कि भाई लेट जाता था वो। लव टू स्पेंड टाइम आउटडोर्स रैदर देन लर्निंग, उसे बाहर घूमने का ज्यादा शौक था रैदर देन लर्निंग। व्हेन वॉचर सेड दीज वर्ड्स ही वाज बीइंग sarcastic। वॉचर क्या था? वॉचर की टोन क्या थी? sarcastic थी। अब ऐसा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएगा, देख लेना छुपा हुआ। ये लाइन दे देंगे और आपको कहेंगे वॉचर की टोन पहचानो। 4 दे देंगे, लविंग, sarcastic, मीन। तो भाई ये sarcastic टोन है, वहां से आप एमसीक्यू पे टिक कर दोगे। तो ये क्वेश्चन ही ऐसे है कि एक्सट्रैक्ट बेस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हैवी क्वेश्चंस है ये आपके, ठीक है। फॉर द जर्मन हैड टेकन कंट्रोल ऑफ एल्सेस-लॉरेन एंड फ्रांस हैड मिस्ड हिज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग फ्रेंच इन द नियर फ्यूचर। अब तो उसकी अपॉर्चुनिटी छिन गई है। अगला लास्ट क्वेश्चन अभी इस वाले पेपर का हमारा, व्हाई वाज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड सेट अप एट द टाउन हॉल। तो आपको पता है क्राउड क्यों था? क्राउड इसलिए था क्योंकि हर बुरी खबर वहीं से आ रही थी और आज भी एक बुरी खबर आई थी, वो खड़े होकर पढ़ रहे थे। बट इसको इंग्लिश में कैसे लिखे? डील तो ये है ना। तो चलो देखो, इट वॉज सेटअप फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज फॉर द पब्लिक। तो अब 1-2 क्वेश्चन है इसमें। व्हाई वॉज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड सेटअप एट द टाउन हॉल। तो हमने बता दिया कि बुलेटिन बोर्ड इसलिए सेटअप था। फॉर द लास्ट 2 years पीपल रिसीव्ड ऑल द बैड न्यूज फ्रॉम देयर, लाइक द न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल्स, ऑर्डर्स फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर, दिस दैट। व्हेन फ्रांस वॉज पासिंग द टाउन हॉल्स ही सॉ large crowd in front of the bulletin board reading the news which stated the Germans would be taught in the school districts of Alsace-Lorraine। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए पक्के, 1 2 3 4 5, ठीक है, डील डन। अगले 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट खतरनाक वाले कंप्लीट करते हैं। व्हाई डिड द एल्डर्स ऑफ द विलेज अटेंड द लास्ट लेसन। क्यों विलेजर्स अटेंड करने आए थे? तो दोबारा रिपीट हुआ है ये वही क्वेश्चन। अब हमने ये क्वेश्चन देखो यहां भी करा, ये देखो, कॉमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेजर्स सिटिंग एट द बैक बेंचेस। तो इसी वाले आंसर को रिपीट कर दोगे, सेम है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग क्वेश्चन के आंसर्स करा रही हूँ। एग्जाम में हल्की सी लैंग्वेज बदल के आएगी, आंसर यहीं से जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई फ्रेंच पढ़ानी बना कर दी गई थी, इसलिए विलेजर्स आए थे जिससे कि वो रिस्पेक्ट पे कर पाए एम हैमिल सर की 4 डिकेड्स क्यों गया 40 साल की सर्विसेज को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसे तो लीव ही करते हैं। व्हाट इमोशंस, ये आया हाई एंड क्वेश्चन। What emotions does the banning of the French language evoke in France and his classmates? क्या फीलिंग्स इवोक हुई थी? तो इसको लिखना है, इसको सबको लाइव चैट में लिखा है। The banning of French language evokes emotions of sadness, nostalgia and frustration in France and his classmates. They feel sense of loss as their native language, which is deeply connected to their cultural identity, is being taken away. The ban also sparks a realization of the importance of their language and heritage, leading to a heightened appreciation for the cultural roots. तो ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेंसी बेस वालों के लिए, शॉर्ट में तो शायद ही आया ऐसा। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। तो भाई पार्टिसिपल्स पढ़ने थे उसने, तो सबसे इजी क्वेश्चन है। हाउ इज द मदर टंग इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन, व्हाट डज एम हैमिल टीचर्स से अबाउट इट। वो क्या कहते हैं कि मदर टंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
तो मदर टंग और द लैंग्वेज लर्न फ्रॉम द फर्स्ट वन पेरेंट्स एंड फैमिली इज क्रूशली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारी आइडेंटिटी बनाता है। हमें हैमिल सर ये बताते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बचे हुए हमारे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। चलो पढ़ते हैं। हाउ डिड एम हैमिल मेक हिज लास्ट लेसन डे अ स्पेशल वन? उन्होंने अपने लास्ट लेसन डे को अपनी तरफ से कैसे रिस्पेक्ट पे करके स्पेशल बनाया था? व्हाट डिड ही एम्फसाइज ऑन इट? तो सबसे पहले तो एम हैमिल ने अपना सबसे बढ़िया वाले कपड़े पहने थे, ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और स्किल कैप, जो वो हमेशा किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनते थे, इसलिए वो अलग से कपड़े पहन के आए थे। He was dressed differently because it was his last day. He was very patient. सबसे सेकंड चीज क्या थी? वो काफी पेशेंट थे and spoke to all pupils, even France, in a very gentle tone. उस दिन उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज था, कोई डांट फटकार उन्होंने नहीं लगाई। He emphasized on guarding the mother tongue, और उन्होंने कहा कि अपनी मदर टंग को हमेशा गार्ड करके रखना, and not forget it as it was the key to their prison. ये उन्होंने कहा था। He described the French language as the most beautiful, clearest and most logical. ये लर्न कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द पेरेंट्स एंड एम हैमिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द निग्लेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस फ्रेंच लैंग्वेज? जो बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज अभी तक सीख नहीं पाए, उसमें माता पिता की और एम हैमिल की क्या गलती थी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिस्टर हैमिल ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन, उन्होंने रिग्रेट करा कि उन्होंने आज तक अपने टाइम को फुली यूटिलाइज क्यों नहीं करा। देयर वर टाइम्स जब वो उन्हें छुट्टी दे देते थे, जब वो फिशिंग ट्रिप पे जाते थे या फिर वो पानी डालने जाते थे पौधों के अंदर, ठीक है। ही ऑल्सो ब्लेम द पेरेंट्स हु इंसिस्टेड ऑन सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, सेंड देम टू फील्ड वर्क्स। वो ये कहते थे आप स्कूल की जगह बच्चों को फील्ड पे काम करने भेज देते थे। नाउ दैट फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट एनी मोर इन देयर डिस्क्रिप्ट, ही विश ही कुड हैव यूज्ड ऑल दैट टाइम टू टीच फ्रेंच टू स्टूडेंट। तो उन्हें आज लग रहा है वो टाइम वेस्ट करने की जगह तब भी मैंने बच्चों को फ्रेंच पढ़ाई होती। अगले क्वेश्चन क्या हो, हाउ इज द टाइटल लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट? कैसे इस चैप्टर का लास्ट लेसन जो टाइटल है क्या वो सही है या गलत है, ये बताओ। तो द टाइटल लास्ट लेसन इज अप्रोप्रिएट बिकॉज it was M. Hamil's last lesson. It was the last French lesson as order from Berlin had declared ban on teaching. तो बिल्कुल सही टाइटल है हमारे चैप्टर का, कोई गड़बड़ टाइटल हमारा नहीं है। एक क्वेश्चन और है, ये देखो ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, देखो ये से पढ़ो, इसे पढ़ो, इससे पढ़ो, ये देखो ये रहा। ठीक है जी। तो मैंने वैसे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन रखे थे स्टार्टिंग में, बट मुझे मेरे भाइयों को, अब बहनों को, आई मीन टू से सभी लोगों को बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कराने हैं, तो अब हाईलाइट करके वही करा रही हूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा आपके पेपर में। हाउ डिड द ओपिनियन ऑफ फ्रांस अबाउट हिज टीचर चेंज? अपने टीचर के लिए उसका ओपिनियन कैसे बदला था? तो पहले उसे एम हैमिल सर स्ट्रिक्ट लगते थे, जो सबको पनिश करते हैं जब वो पढ़ाई नहीं करते। नाउ द जर्मन पास द ऑर्डर्स दैट फ्रेंच वुड बी रिप्लेस्ड बाय जर्मन लैंग्वेज, इट वाज शॉकिंग न्यूज फॉर फ्रांस। अब उसे ये सब शॉकिंग लग रहा था। हैमिल गेव क्लियर मैसेज टू एवरीवन प्रेजेंट इन क्लास टू वैल्यू फ्रेंच लैंग्वेज, दिस विल ब्रिंग यू फ्रीडम वन डे। तब फ्रांस को सडनली ग्रू अप एंड अंडरस्टूड थिंग्स, तब फ्रांस को सर के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील हुआ। ही वॉज डिसअपॉइंटेड दैट ही विल नेवर सी हिम, अब उसे बुरा लग रहा था कि अभी सर को कभी देख नहीं पाऊंगा। एट द सेम टाइम हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज टीचर चेंज। आज तक तो खड़ूस लगते थे, वो उसे बहुत प्यारे लगने लगते हैं, ठीक है जी। चलिए ये हाउ वॉज, अब देखो हाउ डिड लर्निंग ऑफ बॉयज लाइक फ्रांस वॉज नेग्लेक्टेड इन अल्सेस, तो इसका आंसर वही जाएगा जो अभी हमने ये वाला पढ़ा था कि जो पेरेंट्स है, ये वाला हाउ वर द पेरेंट्स एंड एम हैमिल रिस्पॉन्सिबल, ये सेम आंसर आप इसमें लिख सकते हो, क्वेश्चन ही बदला है। व्हाट वाज द रीजन दैट बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ बैड न्यूज, ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है, देखो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है। व्हाट वाज गोइंग इन द ओपन फील्ड, प्रूशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हु कॉल्ड फ्रांस नियर द टाउन हॉल, अभी तो पढ़ा ये क्वेश्चन, ब्लैक स्मिथ वॉचर, तो यही क्वेश्चन है गाइस। क्या इतना सा तो चैप्टर है लास्ट लेसन, कुछ नहीं आना इसमें से, कोई टेंशन मत लो, ये बेस क्वेश्चन हो गए, बस बहुत है, ठीक है जी। रिवाइंड करके बाद में दोबारा इन क्वेश्चंस को देख लेना। ये हो गए क्वेश्चन हमारे लास्ट लेसन के कंप्लीट, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये भी वही छोटे छोटे से क्वेश्चन है। फ्रांस का फेवरेट पास टाइम क्या था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, अब पेपर पैटर्न हमारा बहुत हाई हो गया है। जब अंडे कलेक्ट करता था वो जो है चिड़िया हो गए, रिवर पे घूमता था, ठीक है जी, ये सब करता था। उन्होंने फ्रांस नाम क्यों रखा था, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये फ्रांस नाम रखा क्यों, ऐसा नाम क्यों रखा फ्रांस, तो वो फ्रांस इनके जो शहर क्यों कह रही हूँ, कंट्री का नाम है ना, उससे कनेक्ट करने के लिए इन्होंने रखा था, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड के पास क्या हुआ, देखो एक ही क्वेश्चन 4 तरीके की लैंग्वेजेस में आ सकता है। वो डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ एम हैमिल, एम हैमिल बहुत परेशान थे, ठीक है जी, पूरा आपने बता दिया एम हैमिल ने क्या लिखा, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, नेक्स्ट चैप्टर पे आ गया, तो फ्रांस कंप्लीटेड, ठीक है, पूरा का पूरा लास्ट लेसन कंप्लीटेड। आते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। तो हमारी राइटर ने सीमापुरी को एक ऐसी जगह बोला जो दिल्ली से बिल्कुल बराबर में है, बट उससे मेटामॉर्फिकली यानी कि कंपैरिजन करें तो बहुत दूर है। तो वो डेवलपमेंट के मामले में कहती कि दिल्ली तो हमारी कैपिटल इतनी डेवलप्ड है और वहाँ झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हैं। तो जोग्राफिकली सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, इट हाउस माइग्रेंट्स, और आपको बताना होगा वहाँ कौन रहते हैं, बांग्लादेश
से आए हुए माइग्रेंट्स लेते हैं और वो वहाँ पे रैक पिकिंग करते हैं। वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बिल्कुल भी बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, सीवेज, ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल भी नहीं है। इट वॉज अनलाइक द लाइफ ऑफ ग्लिटर एंड ग्लैमर इन दिल्ली। ये लाइन लिखना, जो ग्लिटर एंड ग्लैमर की लाइफ दिल्ली में उससे बिल्कुल अलग है। पीपल इन दिल्ली लिव्ड इन लग्जूरियस लाइफ इन कंट्रास्ट टू द पॉवर्टी प्लेनिंग इन द हमारा सीमापुरी। तो इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग? सर्वाइवल सीमापुरी में रैक पिकिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? तो रैक पिकर हु लिव इन सीमापुरी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली बहुत पुअर है। दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम सिंस देयर माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश दे हैव बीन एंगेज इन रैक पिकिंग। इट इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। आपने ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे फेवरेट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब नेम। साहिब के नाम में क्या आयरनी है? तो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग द नरेटर, साहिब का नाम उन्हें पता चलता है। ही टेल्स हर that he is called साहिब आलम, it means the lord of universe। तो ये काफ़ी आयरॉनिक है that lord of the universe is a young barefoot rack picker who scrounges for gold in the garbage dumps of Delhi। तो कितनी आयरनी है ना कि भाई लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जिस इंसान को हम कह रहे हैं वो भी क्या कर रहा है, वो नंगे पैर जो है कूड़े के ढेर में से कूड़ा बीन रहा है। थ्रू द ईयर्स रैक पिकिंग हैज रिक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट इन सीमापुरी। ये लाइन मत लिखना सिंपल, यहाँ तक कि आप लीव कर देना। तो यही तो आयरनी है उसके नाम में। व्हाट डज द ऑथर मेक द स्टेटमेंट द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक? क्यों हमारी ऑथर ने ये लाइन बोली थी कि स्टील का जो कनस्तर जो हमारे साहिब के पास था वो हैवी लग रहा था एज कम्पेयर टू उसका प्लास्टिक का जो थैला जिसमें वो कूड़ा भरता था। तो साहिब डजंट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। जब साहिब की आंखों में देखा था वो खुश नहीं दिख रहा था टी स्टॉल पे काम करता हुआ। हिज फेस डजंट शो द केयर फ्री ओल्ड लुक। जो उसके फेस पे केयर फ्री लुक होता था वो बिल्कुल भी नहीं था। दो ही इज पेड, इवन तो अब उसे पैसे भी मिलते थे। ही फील्स बाउंड एंड बर्डन, पहले वो अपना मालिक था भैया, अब वो बाउंड और बर्डन है। फॉर दीज रीजन्स द ऑथर says that the steel canister seems heavier than the plastic bag। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What does the title लॉ स्प्रिंग कन्वे? अब गाइस इस चैप्टर का नाम लॉ स्प्रिंग क्यों रखा गया है ये आपको बताना है। तो इस चैप्टर का नाम लॉ स्प्रिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि जो है स्प्रिंग एक ऐसा महीना होता है जिसको हम चाइल्डहुड से जो है एसोसिएट करते हैं। जैसे हमारे सीजन्स होते हैं ना, तो उनमें से स्प्रिंग सीजन को चाइल्डहुड कहते हैं। जैसे स्प्रिंग सीजन में सब खिलते हैं फूल, वैसे बचपन में खिला खिला रहने का होता है। बट ये जो बच्चे हैं इनसे इनका स्प्रिंग सीजन ही छिन गया है। इनसे उस समय में चाइल्ड लेबर और जो है एक्सप्लॉइटेशन इनका हो रहा है। तो लाइक स्प्रिंग अ चाइल्ड ब्लॉसम इन चाइल्डहुड, हाउएवर एब्जेक्ट पॉवर्टी, इतनी पॉवर्टी और इनके ट्रेडिशंस की वजह से बच्चे अपनी इनोसेंस खो चुके हैं और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी भी। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश लूज द स्प्रिंग इन देयर लाइफ बिकॉज दे आर कंपेल्ड टू डू हैजार्डियस वर्क टू प्रोवाइड अ लिविंग फॉर देयर फैमिली एंड देमसेल्फ। Thus the title brings out dejected life of the child laborers and deprivations ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ चाइल्डहुड। ये वो दिखा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड साहिब्स पेरेंट लीव ढाका टू माइग्रेट टू इंडिया? तो ये तो जो है आपको पता ही है, सिंपल, उनकी जो है फील्ड खराब हो गई थी और बांग्लादेश वॉर के बाद वो लोग आ गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखो, ये वाला है, इन वॉट सेंस गार्बेज इज गोल्ड टू द रैक पिकर्स? ठीक है, गोल्ड को क्यों बोला उन्होंने, गोल्ड क्यों बोला उन्होंने गार्बेज को? तो गार्बेज इज गोल्ड टू रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम आइटम्स विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश। क्योंकि गार्बेज उनके लिए गोल्ड इसलिए क्योंकि उससे वो कैश वाली आइटम्स खरीद पाते हैं। विच कैन बाय देम फूड, जिसे वो खाना खरीदेंगे। इट मीन सर्वाइवल। Moreover, it is gold also because rack picker can find stray coins and currency notes in it। और कभी कभी कॉइन्स और करेंसी मिल जाती है, इसलिए बच्चे भी उसे जो है क्या बोलते हैं, नोट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मुकेश भाई पे आते हैं। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स इन जो है फिरोजाबाद? मुकेश कैसे सबसे अलग है? तो मुकेश के पास करेज है ड्रीम करने का, बिग इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, वेयर एज अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद ने रिजाइन कर दिया है टू देयर फेट। ठीक है, उन्होंने तो गिव अप कर दिया है, resigned to their fate and have suppressed all their hopes and desire। Mukesh refuses to follow the God-given lineage of bangle making and wants to become a motor car mechanic when he grows up। ये है मुकेश की पूरी कहानी। ठीक है, कि उसने तो अभी गिव अप नहीं करा है। चलो मुकेश वाले चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। Why could the bangle maker not organize themselves into cooperative? वो क्यों खुद को कोऑपरेटिव में अभी फॉर्म नहीं कर रहे हैं? तो मोस्ट ऑफ द यंग बैंगल मेकर ने अपने आप को कोऑपरेटिव में अब ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं करा है क्योंकि वो ट्रैप में फंसे हुए हैं, विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। याद है ना, मिडल मैन के, साहूकार्स के और पुलिस के। अगर वो कुछ करे भी, दे नो दैट द पुलिस विल हॉल देम अप मतलब उन्हें गिरफ्तार करके बीट देम अप एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। देयर इज नो लीडर among them to help them to see things differently। तो वो बेचारे फंस चुके हैं। अगर वो चाह के कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के प्रोटेस्ट भी करे तो उन्हें पता है हम ही किसी झूठे केस में फंसा के अंदर कर देंगे, तो वो चुप बैठे रहते हैं। विच फोर्स कंस्पायर टू कीप द वर्कर बैंगल इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद? क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अभी भी फिरोजाबाद इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं?
तो इसमें भी आप ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, आंसर है वही लिख सकते हो, सेम वही जाएगा जो पूरा साहूकार का विशेष सर्कल चल रहा है मिडल मैन का, यही वाला आप रिपीटेड आंसर लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, आंसर इसमें सेम ही लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन, वाई हैज नथिंग बीन चेंज इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में कुछ क्यों नहीं बदल रहा है? ठीक है, तो दो द लॉज हैव बीन मेड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इवन दो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लॉ बन चुका है, ठीक है, द चिल्ड्रन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री आर एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर्स, मिडल मैन एंड ब्यूरोक्रेट्स, इनफैक्ट लिटिल्स हैज मूव विद टाइम, कुछ चेंज नहीं हुआ है, दे आर एज पुअर एज मिजरेबल एज दे वर बिफोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद सिंबॉलिकली सिग्निफिकेंट, जो ये मुकेश बोलता है ना, हाँ कभी कभी एरोप्लेन उड़ के जाते हैं, उसका क्या मीनिंग है ये बताओ। तो व्हेन आस्क्ड इफ मुकेश एवर ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग प्लेन, ही रिप्लाइज इन द नेगेटिव, मुकेश इज सेटिस्फाइड विद मोर टैंजिबल। क्वेश्चन और है हमारे लॉ स्प्रिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ लॉ स्प्रिंग का चैप्टर? तो दो थीम है, बहुत अच्छे से लर्न कर लो, ये हर क्वेश्चन में हेल्प करेगी। तो द थीम ऑफ द चैप्टर इज ग्राइंडिंग पॉवर्टी, बहुत पॉवर्टी है, एंड द ट्रेडिशंस व्हिच कंडम पुअर चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और वो ट्रेडिशन जैसे बैंगल मेकिंग का और ये जो है कूड़ा उठाने का, वो बच्चों की लाइफ पे जो इम्पैक्ट डाल रहा है। द टू स्टोरीज टेकन टुगेदर डिपिक्ट द प्लाइट, प्लाइट मतलब बुरी हालत जो है, बहुत दुखी भरी हालत ऑफ चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। ठीक है जी, द कैरलेसनेस ऑफ द सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास ओनली एड्स टू द सफरिंग ऑफ दीज पुअर पीपल। तो इजी वाला आंसर भी चलो बता दूंगी इसका अगली वीडियो में। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल फैक्ट्री, इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लो, ये काफी क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये देखो क्या है, कैसे काम करते थे वो लोग वहाँ पे, गाइस याद करो याद करो। तो बैंगल सेक्टर जो है बहुत डेंजरस है, एम्प्लॉयज जो इसके अंदर होते हैं वो बहुत ही जल्दी ब्लाइंड हो जाते हैं, फर्नेस बिल्कुल वेंटिलेटेड नहीं होते, हाई टेम्परेचर होता है, मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर अंडर पेड है, पैसे भी नहीं मिलते, कोई सेफ्टी गॉगल नहीं होते, ब्लाइंडनेस हो जाती है उन्हें, बर्न्स एंड वुंड्स बहुत उनको होते रहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब कॉम्पिटेंसी लेवल उसमें आएंगे। हाउ वुड यू रिगार्ड मुकेश फादर के लाइफ का अचीवमेंट? मुकेश के फादर क्या काम करते थे? तो मुकेश के फादर भी इन्हीं कास्ट में बॉर्न हुए थे, बैंगल मेकर की। उन्होंने अपने पापा को भी ब्लाइंड होते हुए देखा था, और मुकेश के पापा ने बहुत मेहनत करी बट इतना भी पैसा नहीं कमा पाए कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए या अपना घर को रेनोवेट भी करा पाए। वो टेलर भी रहे थे और बैंगल मेकर भी है। ठीक है जी, चलिए ये कंप्लीट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो डीप वाटर पढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, डीप वाटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से लाइव चैट में डीप वाटर लिख दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग भी सही स्पीड पे सारे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करते जा रहे हो साइड बाय साइड। ठीक है, तो डीप वाटर से रिलेटेड एक बढ़िया सा इमोजी लगा दो कॉमेंट सेक्शन में और लाइव चैट में, और हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। 10-12 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, वेट, और कुछ में से तो क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं, समझ रहे हो। चलो, Where did the writer go when he was 3 or 4 year old in the story? कहाँ गए थे याद है ना? 3 और 4 ईयर ओल्ड में कैलिफोर्निया बीच में, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो द राइटर वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच विद हिज फादर, के साथ गए थे। वहां पे दे वर स्टैंडिंग टुगेदर इन द सर्फ, और वो इकट्ठे सर्फिंग कर रहे थे। ही हैड हेल्ड हिज फादर टाइटली, इवन तो वो अपने पापा को पक्के से पकड़ के खड़े हुए थे। इवन देन द वेव नॉक हिम डाउन, उसको एक वेव ने गिरा दिया था डगलस जी को, एंड उनके ऊपर आ गया था पानी। ही वॉज बरीड इन वाटर, हिज ब्रेथ वॉज गॉन, ही वॉज फ्राइटेड, देयर वॉज अ टेरर इन हिज हार्ट अबाउट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। तो उस दिन उनका जो है पानी का डर शुरू हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल? मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही करा रही हूँ। डगलस ने अपने आप को बचाने के लिए पूल के अंदर क्या स्टेप्स लिए थे? तो सबसे पहले पूरा ओवरऑल जो 3 डुबकी उन्होंने खाई, उन सब में उन्होंने क्या स्टेप लिए थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वो बिल्कुल काम रहे थे अपने माइंड में, और उन्होंने प्लान करा था कि वो अपने आप को पुश करेंगे अपवर्ड, बट ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। ठीक है, इनको सांस नहीं आ रही थी, सब कुछ था, बट वो फिर भी कोशिश करते हैं दैट वो जो है खुद को पुश करेंगे, जस्ट लाइक दो वो जो शैम्पेन की बॉटल का ढक्कन होता है। ठीक है, डगलस वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड इमर्ज फ्रॉम द पूल, ही इंटेंडेड टू मेक अ बिग जंप एज सून एज हिज फीट टच द बॉटम ऑफ द पूल, राइज टू द सर्फेस एंड पैडल टू द पूल्स एज। ये उनका प्लान था। He couldn't, but वो ये कर नहीं पा रहे थे। He began searching for ropes and ladder. All he could see was yellowish water all around him. He was dying of suffocation. He tried to yell, but nothing came out of his mouth. पूरा का पूरा आंसर था। डगलस ने कोशिश तो बहुत करी थी, बट वो सारी कोशिशें उनकी फेल हो गई थी। What is the theme of the story? Deep water. Deep water की थीम क्या है? तो डीप वाटर की थीम है, we can learn that if we are determined enough and have the courage, we can overcome any fear that comes our way without letting fear overpower us. कि अगर हमारे मन में अगर शक्ति हो तो हम किसी भी टाइप के फियर को ओवरकम कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये पैरेलल टाइप वाला क्वेश्चन है। हाउ इज डगलस चाइल्डहुड फियर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कमला दास?
डगलस का चाइल्डहुड फियर और कमला दास के फियर में क्या क्या डिफरेंस है ये बताओ। तो कमला दास ने फियर बताया था अपना सेपरेशन फ्रॉम मदर, वो बताती है ना माई ओल्ड फेमिलियर एक, जो वो बताती है वो वही है। उनका जो फियर था वो माँ से बिछड़ने का था। वी कैन से दैट इट वाज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, वो इनसिक्योरिटी बेस्ड था विच गेव बर्थ टू हर फियर। बट विलियम डगलस का जो फियर था इट वाज रूटेड इन हिज हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग डेथ। तो दोनों का फियर बिल्कुल अलग था। व्हाट वाज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फियर ऑन डगलस माइंड, डगलस के माइंड पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका। तो विलियम वॉज मोस्ट अनकंफर्टेबल एज सून एज ही वेंट नियर वाटर, पानी के पास उन्हें बहुत डर लगता था। हिज फियर ऑफ वाटर वॉज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ बोटिंग, फिशिंग, कैनोइंग। ही सिंपल कुड नॉट स्टैंड, ही सिंपली लिख रहा है यहाँ पे, कुड नॉट स्टैंड बीइंग नियर वाटर, हिज लाइफ बिकेम जॉयलेस। तो उनको लाइफ में बिल्कुल मजा आना ही बंद हो गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस हम जल्दी से, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। व्हाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, अब ऐसा क्यों था कि उन्हें चाहिए था कि मैं पानी का डर से छुटकारा पा लूँ। व्हाई वॉज दिस, तो डगलस को बहुत ही डिटर्मिनेशन था कि वो पानी के फियर से छुटकारा पा ले, बिकॉज इट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम द प्लेजर ऑफ बोटिंग, फिशिंग एंड कैनोइंग। ना ही वो उस डर की वजह से बोटिंग कर पाए थे, कैनोइंग। फॉर मंथ ही अटेंडेड द स्विमिंग लेसन, अब हमने आगे बता भी दिया कि कैसे उन्होंने ओवरकम करा, बहुत समय उन्होंने स्विमिंग लेसन अटेंड करे। ही लर्न वेराइटी ऑफ स्विमिंग टेक्निक, बहुत सारी स्विमिंग टेक्निक लर्न करी उन्होंने, आवर्स तक प्रैक्टिस करी। और बहुत सारी लेसन्स लेने के बाद में डगलस हैडंट फिनिश हिज स्विमिंग लेसन्स येट, ही वेंट टू वेरियस लेक्स टू एनहांस द स्विमिंग स्किल, ही स्वैम फ्रॉम वन शोर टू अदर विदाउट असिस्टेंस। तो इतना कुछ उन्होंने करा तब जाके उनका डर बाहर निकला। ठीक है, हाउ डिड द डगलस डेवलप एवर्जन टू वाटर, तो इसमें वही कैलिफोर्निया बीच वाला इंसिडेंट जो ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था वही आप रिपीट कर दोगे। हाउ डिड द डगलस गेट रिड ऑफ द रेजिडुअल डाउट्स दैट ही हैड फॉर वाटर, जो उनके बचे कुछ है, पूरा स्विमर ने कह दिया था, जो उनका कोच था कि तुम रेडी हो, तब भी अपने आप को फिर भी चेक करने के लिए उन्होंने क्या क्या काम करा था। तो डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर विद करेज, हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, परसिवरेंस एंड इंटेंस डिजायर टू लर्न स्विमिंग। ही वेंट टू वेरियस लेक, उन्होंने अलग अलग लेक्स पे गए, वहां पे प्रैक्टिस करी। एंड ही स्वैम अक्रॉस द लेक फ्रॉम वन शोर टू अनदर विदाउट असिस्टेंस, ये काम उन्होंने करा था चेक करने के लिए, एक लेक के एक कोने से दूसरे कोने पे गए थे विदाउट एनी असिस्टेंस। Why did the Douglas go to Lake Wentworth in न्यू हैम्पशायर, भाई न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ पे डगलस जी क्यों गए थे ये बताओ। तो डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर टू सी कि अब भी उनके मन में पानी का डर है या नहीं है, क्योंकि उन्हें श्योरिटी नहीं थी कि अभी भी वो पानी से डरते हैं या नहीं। सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिज स्विमिंग एबिलिटीज एट द लेक वेंटवर्थ। ही डोव इनटू लेक, यानी कि डाइव मारी लेक के अंदर, एंड इट वाजंट अंटिल ही वुड स्वम अक्रॉस द शोर एंड बैक दैट ही न्यू हिज फियर वाज गॉन। वाई डिड द डगलस लर्न फ्रॉम YMCA पूल, उन्हें क्या लर्न हुआ, उन्होंने लर्न करा, आपको ये बताना है। तो डगलस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता गाइस YMCA पूल का इंसिडेंट, वो टेरिफाई हो गए थे डेथ से, उन्हें मरने से बहुत डर लगने लग गया था। ही हैड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, उन्होंने मरने के बहुत करीब भी पहुंचे हैं और उससे डर भी उन्हें बहुत लगा कि अरे मैं मर जाऊंगा पानी के पास जाके। एज अ रिजल्ट हिज डिजायर टू लिव स्ट्रॉन्गली, इसलिए उनके जीने की शक्ति और बढ़ गई। ही ग्रेजुअली ओवरकम हिज फियर ऑफ स्विमिंग एंड लर्न टू स्विम। ठीक है, लास्ट टू क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए, वो है पहला क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस रिमूव द रेजिडुअल डाउट्स। रेजिडुअल डाउट्स पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए 3 क्वेश्चन कराए हैं मैंने ऐसे। तो डगलस अंडर द ट्रेनिंग ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर वाज बिल्ट इनटू अ गुड स्विमर, ट्रेनिंग के पीरियड में ही वो अच्छे स्विमर बन गए थे, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो वो जाते हैं लेक वेंटवर्थ पे, वहां पे जाके वो जो है आइलैंड में डुबकी मार के स्विमिंग करते हैं। टू फर्दर चेक हिज रेजिडुअल डाउट वो वार्म लेक पे जाते हैं और वहां पे भी जाके स्विम करते हैं अंटिल ही फाइनली कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। तो लेक वेंटवर्थ और लेक वार्म लेक जो है दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, आपको ये बताना है। तो डगलस को कैसे स्विमर बनाया था हमारे इंस्ट्रक्टर ने, ये बताना है। तो 2 जो एक्सरसाइजेज उन्होंने कराई थी वो बतानी है। तो इंस्ट्रक्टर बहुत ही एक्सपर्ट था। ही मेड हिम प्रैक्टिस इन अ पूल 5 days a week एन आवर ईच डे। ठीक है, उसने यहाँ पे एक बेल्ट बांधी थी हमारे डगलस के अराउंड जो अटैच थी एक ओवरहेड केबल से, जिससे कि इंस्ट्रक्टर उसे पकड़ के रखता था। विद द रोप ही वेंट बैक एंड फोर्थ इन द पूल, दिस वेंट फॉर 3 months, ये सब 3 महीने तक चला। ही देन टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल टू रेज हिज नोज टू इनहेल। नेक्स्ट डगलस ने क्या करा, एट द साइड ऑफ द पूल उनको बुलाया और कहा अपनी लेग्स को किक करो। ठीक है, thus bit by bit he built the swimmer out of Douglas. After 7 months of integrated and whole swimmer was put into the pool to swim on his own, यानी कि 7 महीने बाद डगलस जी ready। तो अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमारे डीप वाटर के, सिंपल से। Why was YMCA pool safe? तो it was safe क्योंकि वो 2 से क्या था 2 से 3 फीट डीप था शैलो एंड पे और 9 फीट डीप था एट द अदर एंड। स्लोप बहुत ग्रेजुअल था तो इसलिए डगलस को डर नहीं लग रहा था।
वाई डिड डगलस रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग इन टू द पूल ऑन दैट फेटफुल डे, तो अकेले जाने में डर इसलिए लग रहा था कि भाई अकेले तो नहीं जाऊंगा, अभी मुझे अच्छे स्विमिंग नहीं आती है, बट वहीं पे वो उसे फेंक देता है। इसे रीड कर लो, मैं अभी पूरा पूरा रीड नहीं कर रही। व्हाट मिस एडवेंचर डिड विलियम डगलस एक्सपीरियंस एट YMCA पूल, तो वन डे जब विलियम डगलस वहां जल्दी चले गए तो साइड में पूल के बैठे हुए थे, एक बिग ब्रूजियर आता है, उन्हें पिकअप करके वहां फेंक देता है और वो डीप एंड पे पूल में चले जाते हैं, स्वैलो करते हैं वाटर को एंड ही ऑलमोस्ट डाउन। ये उनका मिस एडवेंचर है, ठीक है। कुछ और सिंपल सिंपल क्वेश्चन लगाए हैं ये। वाई डिड डगलस वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, तो उनको स्विमिंग इसलिए लर्न करनी थी क्योंकि उनको अपने फियर को ओवरकम करना था। वाई डिड डगलस मीन द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश बट आई वॉज नॉट, तो हैविंग ट्रेन फॉर 6 मंथ, 6 मंथ ट्रेन होने के बाद भी डगलस को अभी भी काफी डाउट्स थे अपनी स्विमिंग को लेकर, इसलिए वो लेक वेंटवर्थ भी जाते हैं, फिर वो वार्म लेक भी जाते हैं खुद को टेस्ट करने के लिए, ठीक है जी। व्हाट वाज लार्जर मीनिंग इन द ड्रॉनिंग एक्सपीरियंस फॉर डगलस, तो ऑलमोस्ट ड्रॉनिंग एक्सपीरियंस टॉट डगलस दैट इटसेल्फ इज नॉट टेरिफाइंग, उन्हें समझ में आता है डेथ तो पीसफुल है, देयर इज टेरर इन द फियर ऑफ डेथ, ठीक है। देयरफॉर इसलिए अपने डर के आगे हमें जीत पानी चाहिए क्योंकि डेथ तो कभी भी आ सकती है। व्हाट इंटेंसिफाइड डगलस विल टू लिव, तो वो जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ जहां वो बिल्कुल मरने वाले थे, उससे उन्होंने उनकी जीने की चाह और बढ़ा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लागरलोफ। तो फाइनली आते हैं अब अपने अगले चैप्टर हमारा द रैट ट्रैप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए रैट ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो रैट ट्रैप का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग्स, क्या सेल करता था और कैसे बनाता था। तो पेडलर क्या बनाता था, छोटे छोटे चूहे के पिंजरे बनाता था जो है अपनी लिविंग चलाने के लिए। ही मेड देम आउट ऑफ वायर, ठीक है, इन हिज फ्री टाइम। He used to get the things or wires by begging from the stores or the big farm, ठीक है। अब ना ये है गाइस हमारे ना रियल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। अब ऐसे क्वेश्चन ना, ये जो लाइनें हैं, अगर तुमने ये सिंपल सिंपल लाइन लर्न कर ली, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग आ जाए, शॉर्ट आ जाए, डायरी एंट्री आ जाए, आप पेडलर के बारे में बता पाओगे। ये 2 लाइन से पेडलर का डिस्क्रिप्शन पता चल गया, ये 2 लाइन से पेडलर की लाइफ पता चल गई, ये 2 लाइन से पेडलर की फिलोसफी पता चल गई। तो अगर आपने ये बेस क्वेश्चन कर लिए, यू कैन टैकल एनी फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी इन्हें कंप्लीट करो, ठीक है। वाई वॉज द पेडलर गिवन टू, आप कह सकते हो वाई वॉज द पेडलर गिवन टू बेगिंग एंड पिटी थीवरी, क्यों वो भीख मांगता था और छोटी छोटी चोरियां करता था। तो पेडलर छोटी छोटी चोरियां और भीख इसलिए मांगा करता था क्योंकि जो वो स्मॉल रैट ट्रैप्स बनाता था अपने आप ऑड मोमेंट्स पे, उसका वो जो बिजनेस था बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं था। इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, ठीक है, सोल होगा ये, सॉल्ट नहीं होगा। सो ही ऑफन इंडल्ज्ड इन बेगिंग एंड पिटी थीवरी। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया दैट वर्ल्ड इज बीइंग अ रैट ट्रैप, उसे कहां से आइडिया था वर्ल्ड रैट ट्रैप है। तो व्हाइल प्लॉडिंग हिज वे द मैन केप्ट थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप, तो जब भी वो चलता रहता था वो हमेशा रैट ट्रैप के बारे में सोचता था। सडनली वन डे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड वाज लाइक अ बिग रैट ट्रैप, सम हैड ऑलरेडी बीन कॉट इन द स्नेयर एंड अदर्स वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, कि कुछ लोग तो फंस चुके हैं और कुछ अभी फंस जाएंगे रैट ट्रैप में। हाउ वाज द पेडलर रिसीव्ड बाय द ओल्ड क्रॉफ्टर, ओल्ड क्रॉफ्टर ने पेडलर को कैसे रिसीव करा था। तो ओल्ड क्रॉफ्टर बहुत ही हैप्पी था पेडलर को रिसीव करके इन हिज कॉटेज। ही एट वंस पुट द पॉरेज ऑन द पॉट, उसने पॉट पे पॉरेज रखा था, ठीक है, और उसको सपर खिलाया, यानी कि उसको डिनर खिलाया। फिर उसने उसको टोबैको का रोल दिया था स्मोक करने के लिए। ही ऑल्सो प्लेड द कार्ड गेम्स विद हिम, गेम भी खेला था। ही एंटरटेन हिम लाइक द गेस्ट, ठीक है। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव, क्रॉफ्टर इतना टॉकेटिव क्यों था एक अनजान के साथ में। तो क्रॉफ्टर बहुत लोनली पर्सन था। ही वॉज विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड, ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन इन हिज लोनलीनेस, ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड समवन टू टॉक टू, दैट्स वाई वो इतना ज्यादा फ्रेंडली हो रहा था। वाई डिड द क्रॉफ्टर शो 30 करोनर टू पेडलर, 30 करोनर क्यों दिखाता है वो। तो क्रॉफ्टर ने पेडलर को बताया था दैट उसकी जो काउ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी गेव मिल्क टू क्रेमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड 30 करोनर इन पेमेंट। द क्रॉफ्टर फेल्ट दैट पेडलर डिड नॉट बिलीव व्हाट ही वाज सेइंग, दैट वाज व्हाई ही शोड हिम हिज 30 करोनर। तो उसे लगा इसने भरोसा नहीं करा, इसलिए उसने 30 करोनर दिखाए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस हम, What doubts did Edla have about पेडलर, जब एडला ने पेडलर को देखा तो उसे क्या डाउट्स आए थे, ठीक है। तो पेडलर लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड फ्रॉम हिज लुक्स एंड बिहेवियर, एडला हैड सम डाउट्स। It also seemed to her that he could not have been an educated man. She also doubted that either he had stolen something or run away from prison. तो उसकी ऐसी हरकत देखी वो समझ जाती कि ना तो ये मेरे पापा के दोस्त एजुकेटेड लग रहे हैं और ऐसा लगता है इन्होंने कोई चोरी ही करी है। When did the Iron Master realize his mistake? आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक कब रियलाइज होती है। तो आयरन मास्टर ने पेडलर को देखा जब ब्रॉड डे लाइट में, यानी कि सुबह सुबह। नाउ ही हैज बीन वॉश्ड, हेयर कट हो चुके थे, शेव हो चुका था, ही वॉज वेल ड्रेस्ड। नाउ द आयरन मास्टर कुड क्लियरली सी द ट्रैप एंड वॉज नन ऑफ हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, दस ही रियलाइज हिज मिस्टेक, ठीक है।
Why did the peddler sign himself as Captain Von Stale? उसने at the end खुद को Captain Von Stale क्यों साइन करा था? It was as a captain that peddler had been invited to the manor house, क्योंकि उसको manor house में कैप्टन की तरह बुलाया गया था. And though all the facts about him were out, और जब उसके बारे में सब कुछ पता चल गया, he had been entertained as the captain, तब भी उसको entertain करा कैप्टन की तरह. And it was in this role that his conscience shook him and he escaped from being caught in the world's rat trap. That's why he signed himself as captain. ठीक है. What made the peddler एक्सेप्ट एडलास विलियम्स इन्विटेशन? उसको ऐसा क्या हुआ कि उसने एडला का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया? तो मिस एडला विलियमसन ना पेडलर को बहुत ही क्वाइट कंपैशनेट लुक से देखती है. शी नोटिस दैट मैन वाज अफ्रेड. उसे समझ में आ गया तो वो डर गया है और उसने उसे अश्योर करा कि वो उसे फ्रीली जाने देगी. शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस. हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर एंड एक्सेप्ट द इन्विटेशन. तो वो इतनी फ्रेंडली थी कि वो मना नहीं कर पाया. ठीक है. ओके गाइस, अब हम पेडलर वाले चैप्टर के थोड़े और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं. व्हाई डिड द पेडलर डिराइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप? क्यों खुश होता था ये सोच सोच के? तो पेडलर का एक आइडिया था कि पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या एक रैट ट्रैप है जो लोगों को फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, लग्जरीज प्रोवाइड करते हैं और उनको उसमें बंद कर लेते हैं जैसे वो उसके झांसे में फंसते हैं. द आइडिया अपील्ड एंड प्लीज्ड हिम व्हेन ही सॉ एनीवन गेटिंग ट्रैप्ड हु हैड इंसल्टेड और ह्यूमिलेटेड. तो कोई उसका दुश्मन होता था जिसने उसे तंग करा वो फंस जाता था तो भाई साहब बहुत खुश होता था. नॉर्मल ह्यूमन नेचर है. व्हाई वाज द पेडलर सरप्राइज व्हेन ही वाज ऑफर्ड शेल्टर बाय क्रॉफ्टर? तो क्रॉफ्टर अंकल ने इतनी सेवादारी जब उसकी करी तो वो इतना परेशान क्यों हो जाता है और इतना हैरान क्यों हो जाता है? तो नॉर्मली पेडलर जब भी नॉक नॉक करता था तो लोग कहते थे अरे भाग जाए यहाँ से, बट क्योंकि उन्होंने घर बुला के खाना भी खिलाया और इतनी सारी बातें भी करी तो वो बिल्कुल शॉक हो गया था. बट क्या फायदा हुआ, चोरी तो उनके करके ले ही जाता है ना. व्हाई वर द पेडलर्स फीलिंग्स एज ही ड्रोव ओवर द आयरन मास्टर हाउस? कैसा लग रहा था उसे जब एडला के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा था? भाई दिल धक धक हो रहा था उसका, बहुत खतरनाक वाला. तो पेडलर हैड इविल फोरबिडिंग, डर लग रहा था उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो लायन के डेन में एंटर कर रहा हो. ठीक है, तो आप ये वाली लाइन लिख देना, बहुत सिंपल है. हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी? जब आयरन मास्टर कहते कि अच्छा मैं तुम्हें भी शेरिफ को बुलाऊंगा, तब वो अपने आप को कैसे अपने वो कहता है कि नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है. इवन तो उसने झूठ बोला था ना, कह देता मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं. तो चलो देखते हैं. द पेडलर said that he never pretended to be someone other than a tramp. Moreover, he had refused to come to Iron Master house and wanted to stay in the forge. When the Iron Master threatened to call the sheriff, the tramp told him that he would also suffer a similar fate. Similar fate इसको लिख देना कि तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा एक दिन. What were the peddlers feeling as the night fell in the wood? जब पेडलर वो फॉरेस्ट के अंदर बंद हो जाते हैं ना तब वो क्या फील करता है? तो as night fell, peddler lost his way in the forest. He could not find his way out and realized that he was moving around the same point. Exhausted होके, hungry होके वो जब जमीन पे बैठता है तब उसे रियलाइज होता है कि वो भी रैट ट्रैप में फंस चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी लर्न अबाउट क्रॉफ्टर का नेचर? तो वी लर्न दैट क्रॉफ्टर बहुत फ्रेंडली है, बहुत टॉकेटिव है, लोनली भी है, ये हमें समझ में आया. हु वॉज द ओनर ऑफ द आयरन वर्क? जो था रैम्स, जो आयरन मिल का ओनर था हमारा, एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर. ये मैं रिवीजन के लिए करा रही हूँ, हर क्वेश्चन थोड़ी है इतना इंपॉर्टेंट, ये वाला थोड़ा कम था. नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वॉज द कॉन्टेंट ऑफ द लेटर एडला के लिए जो छोड़ा था हमारे पेडलर ने? तो पेडलर लेफ्ट बिहाइंड अ पैकेट फॉर एडला. द पैकेट कंटेन्ड अ रैट ट्रैप, अ गिफ्ट फॉर एडला ऑन क्रिसमस. देयर वाज अ लेटर एंड 30 करोनर. इन हिज लेटर ही हैड थैंक्ड एडला फॉर हर काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी एंड रिपेंटेड हिज लॉन्ग डूइंग फॉर स्टीलिंग ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी एंड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न टू द राइटफुल ओनर. इसे रट्टा मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है ये वाला इंपॉर्टेंट. व्हाई डिड एडला प्लीड विद हर फादर नॉट टू सेंड वेगाबॉन्ड अवे? क्यों वो एक सड़क छाप इंसान को अपने घर पे रुकाने को कहती है अपने पापा को? तो एडला वॉज काइंड हार्टेड लेडी, काफी काइंड हार्टेड थी. जब उसे पता चलता है पेडलर की रियलिटी तो उसे सिंपैथी होती है और वो चाहती है कि एक दिन उसको घर जैसा फील हो, इसलिए वो अपने पापा को कहती है कि प्लीज आप इसको रुकवा दो. इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. व्हाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट गिवन बाय पेडलर? एडला क्यों खुश हो जाती है पेडलर का गिफ्ट देख के? तो एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट गिवन बाय पेडलर बिकॉज इट वॉज सिंबॉलिक ऑफ पॉजिटिव चेंज इन पेडलर. जो उसने पॉजिटिव काम करा उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया था. ही हैड लेफ्ट द स्टोलन 30 करोनर द रैट ट्रैप अलोंग विद द लेटर. तो ही हैड रिक्वेस्टेड द मनी टू बी रिटर्न टू द क्रॉफ्टर. इसलिए एडला उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है. बस गाइस, रैट ट्रैप की कंप्लीट. अब इंडिगो के पढ़ते हैं हम अपने. चलो अब देखते हैं इंडिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, चलो इंडिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट? राजकुमार शुक्ला जी को रेजोल्यूट क्यों कहा है? राजकुमार शुक्ला जी को रेजोल्यूट इसलिए कहा गया है क्योंकि उनको जब गांधी जी ने कह भी दिया कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, पहले कानपुर जाएंगे फिर कहीं और जाएंगे, ही कंटिन्यू टू जो है अकम्पनी गांधी जी एवरीवेयर. फर्दर मोर उन्होंने गांधी जी को फिर कहा कि मेरे को एक डेट फिक्स कर दो जहां आप चंपारण में मुझसे मिलने आओगे. हिज रेजोल्यूशन डिटर्मिनेशन फाइनली इंप्रेसेस गांधी एंड द लैटर कंपाइल्स विद
fulfilled his request. ठीक है जी, चलो इसको इजी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो. What do you think that the servants thought Gandhi to be another peasant? क्यों जो है राजेंद्र प्रसाद जी के घर के peasants को लगा कि गांधी जी भी एक peasant होंगे. ठीक है, तो गांधी जी was simple and humble man dressed in plain धोती. तो गांधी जी कोई बहुत अलग कपड़े नहीं पहनते थे, वो सिंपल से धोती पहनते थे. तो इसलिए सर्वेंट्स ने ये सोचा होगा कि वो भी एक पूरा फार्मर है जो कंट्री से आए हैं. मोर ओवर वो राजकुमार शुक्ला जी के साथ थे जो इंडिगो शेयर क्रॉपर थे, तो इसलिए उनको लगा होगा कि गांधी जी भी कोई और एक जो है फार्मर ही है. ठीक है, तो गांधी जी की मॉडेस्टी जो थी ना, और जो उनका अनरिजर्टिव, उन्होंने ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ा लॉयर हूँ एंड ऑल दैट, इस वजह से उन्हें लगा होगा कि वो कौन है, वो भी एक फार्मर ही है, सिंपल से. व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन टुवर्ड्स द स्मॉलर लोकेलिटी टुवर्ड्स द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल? तो जो इंडिया की स्मॉलर लोकेलिटीज थी, वो होम रूल जो लोग पसंद करते थे कि भाई ब्रिटिशर भारत छोड़ो, उनको कैसा रिएक्ट करते थे. तो जो एवरेज इंडियंस जो स्मॉलर लोकेलिटीज के थे, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे होम रूल वाले लोगों को. ऐसा नहीं था कि उन्हें आज़ादी नहीं चाहिए थी, नहीं, उन्हें डर लगता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से. फॉर गांधी इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग जब प्रोफेसर मलकानी ने उन्हें 2 दिन अपने घर पे रुकाने का ऑफर करा था और वो रुके थे. हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? हमें कैसे पता ऑर्डिनरी पीपल ने कॉन्ट्रीब्यूट करा था? हमें पता है ordinary people to contribute to the freedom movement. This can be justified by the following event. जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट ने जेबी कृपलानी के साथ में गांधी जी का वेलकम करा, पीजेंट्स भी गांधी जी को बार बार देखने आए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब गांधी जी को अरेस्ट करा गया था कोर्ट रूम में उसके बाहर आए. तो ये हमारे पास में उसके एग्जाम्पल्स हो गए. ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट. व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. तो थ्रू दिस एपिसोड गांधी जी डिक्लेयर्ड ब्रिटिश दैट दे कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री. तो इसलिए वो टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि आज मैंने डिसाइड कर लिया ब्रिटिशर मुझे मेरे घर में रह के कुछ नहीं कह सकते हैं. ही वॉज ऑर्डर टू लीव चंपारण बट गांधी जी रिफ्यूज कर देते हैं. एट द लास्ट गवर्नमेंट हैड टू रिलेंट. एंड में घुटने किसने टेके? ब्रिटिशर्स ने टेके ना. यही. हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर? गिव इंस्टेंस. गांधी जी ने लॉयर्स को कैसे मनाया? तो द लॉयर्स वांटेड एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम. लॉयर्स चाहते थे एंड्रयू यहाँ रुक जाओ और उनकी हेल्प करे, बट गांधी जी ने इस चीज को अपोज करा. ही सेड दैट इट वुड बी देयर वीकनेस. वो कहते हैं ये वीकनेस है हमारी अगर हम एक इंग्लिशमैन का सहारा लेना चाहे. दे शुड लर्न टू विन द बैटल बाय देयर ओन स्ट्रेंथ. वो कहते हैं हमें अपनी स्ट्रेंथ के साथ में बैटल को जीतना है. दे शुड लर्न टू बी सेल्फ रिलायंट. ठीक है. व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर? वेयर डिड ही स्टे देयर? गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों जा रहे थे और वो वहां पे कहाँ रुकते हैं? तो गांधी जी मुजफ्फरपुर जा रहे थे जो चंपारण के रास्ते में ही था. गांधी जी wanted to have a true picture of the जमींदारी कंडीशन, और वो वहीं पे जो है प्रोफेसर मुल्कानी के यहाँ पे रुके थे. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. अब हम अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीजेंट्स पे टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट? रेंट के रूप में वो क्या पे करते थे? तो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था उनका फार्मर्स के साथ में, विच दे कंपेल टू ऑल प्लांट्स टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एज इंडिगो, और उसको वो ही रेंट के रूप में देते थे. द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन. गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? तो द लॉयर्स फर्स्ट डिसाइडेड टू रिटर्न होम इफ गांधी जी वॉज अरेस्टेड. लॉयर्स ने कहा अगर आप अरेस्ट हो जाओगे तो भाई हम चले जाएंगे अपने घर. राजेंद्र प्रसाद और बड़े बड़े लॉयर्स ने कहा. बट ये बात बोलती है उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गांधी जी जो बाहर वाले हैं आगे हमारी मदद करें हमारे यहाँ के लोगों की, तो हम क्यों ना करें. ठीक है, तो व्हेन दे डिक्लेयर दे वुड फाइट विद फॉर द पीजेंट्स cause in the event of Gandhiji's arrest and volunteered to court arrest for the cause of the sharecropper. गांधी जी ने कहा कि yes, battle of Champaran is won. Why did Gandhiji agree to planters offer of 25% refund? 25% रिफंड पे गांधी जी क्यों मान जाते हैं, 50 या 100 की क्यों डिमांड नहीं करते हैं? तो गांधी जी ने 25% रिफंड को इसलिए माना इन ऑर्डर टू ब्रेक द डेडलॉक बिटवीन लैंडलॉक एंड द पीजेंट्स. ठीक है, उनके लिए अमाउंट ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, उनके लिए ज़्यादा मैटर करता था कि भाई आज जो है लैंडलॉर्ड ने ऑब्लाइज करा है, सरेंडर करा है अपने मनी को एज वेल एज अपनी प्रेस्टीज को, गिव अ मॉरल विक्ट्री टू फार्मर. इससे फार्मर्स को एक मॉरल विक्ट्री मिली है. दस गांधी जी ने लैंडलॉर्ड्स के मनी को जो है एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट देयर डिसऑनेस्टी बट मेड द फार्मर लर्न अ लेसन इन डिफेंडिंग देयर राइट विद करेज. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. What made लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी का केस ड्रॉप क्यों करा था? तो व्हेन गांधी जी वॉज आस्क्ड टू अपीयर इन कोर्ट मोतीहरी में, तो बहुत सारे पीजेंट्स आ गए थे, ऑफिशियल बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, ट्रायल को पहले पोस्टपोन कर दिया गया. ही हेल्ड अप द सेंटेंस फॉर सेवरल डेज. आफ्टर दिस गांधी जी वॉज रिलीज विदाउट अ बेल. ऑल दिस इवेंट मेड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट टू ड्रॉप द केस. वाई डिड गांधी जी अपोज हिज व्हेन हिज फ्रेंड्स ऑफर्ड टू स्टे इन चंपारण? जो है एंड्रयू वाला जो था, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये अभी मैंने आपको ऐसा करा दिया है. ठीक है जी, तो विद दिस गाइज यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के. ठीक है, एक और है कल्चर वाला जो इसमें रह गया, जो गांधी जी ने कल्चरल बेनिफिट्स के लिए काम करा था, वो मैं आपको लॉन्ग वाले में कराऊंगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. अब आते हैं हम अगले चैप्टर पे अपने पोएट्स एंड पैनकेक्स क्लास 12th इंग्लिश का. ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं. व्हाट डज द राइटर मीन बाय फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप?
गांधी जी नहीं, हमारे जो राइटर है अशोकामित्रन वो कहते हैं जो लोग मेकअप कराते हैं वो फायरी मिजरी में रहते हैं। उनका क्या, के अंदर बहुत बड़े बड़े मिरर्स थे जिनमें लगी थी इनकैंडेसेंट लाइट। नेचुरली जो भी वहां जाता था अपना मेकअप कराने के लिए उसको उन हीट को झेलना पड़ता था। दिस इज व्हाट द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी। ठीक है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन जो ऑथर ने रेफर करा है? तो इन द मेकअप डिपार्टमेंट, अगर हम बात करें हमारे जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट की, देयर वाज अ टीम ऑफ वर्कर्स हु वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। टीम थी वर्कर्स की जो अलग अलग पार्ट से आए थे। देयर वाज कन्नडिगा, आंध्राइट, इंडियन क्रिश्चियन थे, मद्रास थे, एंग्लो बर्मीज थे, लोकल तमिल थे। ये लर्न करना पड़ेगा गाइस आपको। दिस इज वाई राइटर कॉल्स देम एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं, वॉट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, और उसने जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन क्यों करा था? तो ऑफिस बॉय अब ग्रोन अप पर्सन है, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। द मेकअप ऑफ दोज हु प्लेड द क्राउड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो एंटर करा था स्टूडियो के अंदर बहुत साल पहले बड़ी होप्स के साथ। उसको चाहिए था कि वो स्टार एक्टर बन जाए, टॉप स्क्रीन राइटर बन जाए, और वो ये भी चाहता था कि वो डायरेक्टर या लिरिक राइटर बन जाए। बट वो क्या बन पाया? सिर्फ एक ऑफिस बॉय मेकअप डिपार्टमेंट का। तो इसलिए वो हमेशा डिसअपॉइंटेड रहता था। Why did the author appear to be doing nothing at the studio? सब लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि ऑथर कुछ नहीं करते स्टूडियो में? तो ऑथर अपने क्यूबिकल में बैठते थे। He was always seen tearing up newspaper, वो न्यूज़पेपर फाड़ते रहते थे। Nobody understood the importance that he was collecting, so he seemed to be doing nothing to everyone. Why was the Moral Rearmament Army welcomed at the Gemini Studio? Moral Rearmament Army को इन्होंने वेलकम क्यों करा था? तो they were welcome because they were thought to be a group of international circle. They were about 200 and they offered Gemini Studio staff a good diversion from their dull routine. तो उन्हें तो ऐसा लगता था कि भाई इंटरनेशनल सर्कल वाले और हमें बहुत मजे आएंगे, इसलिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, सुबु इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस। आप सुबु जी की कुछ क्वालिटीज बताओ। तो सुबु जी पे तो बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो सुबु जी की एक क्वालिटी है कि वो हमेशा खुश रहते थे, बहुत लॉयल थे अपने बॉस के। ठीक है, टेलर मेड थे फिल्म्स के लिए, और अच्छी पोइट्री लिख सकते थे बट सिंपल पोइट्री लिखते थे। हाउ कैन यू से सुबुजी एक बहुत बढ़िया एक्टर है? तो सुबुजी एक बहुत बढ़िया एक्टर है बिकॉज उन्होंने जो है कभी भी लीड रोल्स तो नहीं करे, बट वॉट एवर छोटा मोटा रोल उन्होंने करा है उन्होंने मेन लीड से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। इट शोज वॉट एन अमेजिंग एक्टर ही वॉज। वाई वॉज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज इलीगल एडवाइजर? ऐसा क्यों कहा जाता है? तो लीगल एडवाइजर वॉज गुड फॉर नथिंग फेलो। ही वॉज स्पॉइल स्पोर्ट, यानी कि सबको स्पॉइल करता था। वंस थ्रू हिज फॉली he finished the career of a brilliant actress. That's why he was referred to as the opposite of his official designation. Why was Kothamangalam Subbu considered second number in the Gemini Studio? तो सुबु जी was very close to boss. उनके हाथ में जो था हर तब सुबु जी बहुत ही ज़्यादा काम करते थे। He had some sterling qualities of his own. He was tailor made for films. इसलिए उनको कहा जाता था नंबर 2। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं पोएट पैनकेक के। Why was the office boy frustrated? Why did he show his anger on? ठीक है, who did? तो ऑफिस बॉय हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था क्योंकि उसका मन था कि वो बड़ा एक्टर ये सब बन जाए, बट वो बना नहीं था, तो वो अपना सारा एंगर वेंट आउट करता था शुभू जी पे। ये हमें पता है। व्हाई वाज अ लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द ऑपोजिट वन? तुम इसे रीड करो। तो लीगल एडवाइजर को अपोजिट इसलिए कहा जाता था, पहली बात तो वो पैंट टाई और कोट पहनता था, तो उन लोगों से बिल्कुल अलग लगता था जो खादी धोती और शर्ट पहनते थे। उसका जॉब था एडवाइजेस देना, बट वो सब वो कर नहीं पाता था। एंड इनफैक्ट उसने एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस का करियर भी दाव पे लगा दिया था, खत्म ही कर दिया था उसको डरा कर। ठीक है, ही वॉज राइटली कॉल्ड इलीगल एडवाइजर। ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। वो एक न्यूट्रल मैन था अमंग गांधीइट्स एंड खादियाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द मैगजीन द इनकाउंटर रिंग अ बेल इन द राइटर्स माइंड? इनकाउंटर मैगजीन का क्या रोल है इस चैप्टर में पोएट पैनकेक में? तो इनकाउंटर मैगजीन वो मैगजीन थी जिसको लिखा था हमारे स्टीफन स्पेंडर ने, और जब हमारे ऑथर जो है चेक करने जाते हैं राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए लाइब्रेरी के अंदर उस मैगजीन को, तब उनको याद आता है कि अच्छा ये तो स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है जो वहां पे स्पीच देने के लिए आए थे। ये क्वेश्चन उसको समझ नहीं आएगा जिसने पोएट पैनकेक नहीं पढ़ा है। तो गाइस चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे, 15 मिनट में पढ़ा रखा है पोएट पैनकेक, जाके आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। डिड द पीपल इन द जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन? क्या उनकी पॉलिटिक्स से कोई नाता है? तो पीपल जो है जेमिनी स्टूडियो के ज्यादा कोई पॉलिटिक्स से नाता नहीं है, बस वो खादी पहनते और गांधी जी को वर्शिप करते हैं। उनका ओपिनियन कम्युनिज्म को लेकर बहुत ही गंदा है। उन्हें लगता है कि कम्युनिस्ट हार्टलेस लोग होते हैं, एथियस्ट होते हैं, उनमें कोई इमोशन नहीं होता। दे वेंट अबाउट लेटिंग लूज एनार्की इन द सोसाइटी। ठीक है, वाई वॉज अ मॉरल रियारमेंट आर्मी वेलकम्ड इन द जेमिनी स्टूडियो? तो उनको उसने इसलिए वेलकम करा था, वेलकम करा था उनके प्लेस के लिए। लेटर ऑन समझ में आता है उनको कि वो एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ
खिलाफ मूवमेंट था। बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? तो मिस्टर SS वासन, फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज के बॉस थे। वो तमिल वीकली आनंद विक्टन के राइट जो है एक एडिटर भी थे। वो एक बहुत ज्यादा एडमायरर थे ऑफ स्कॉलरी शुभू, ठीक है। Why was Englishman visit referred to as explained mystery? जो इंग्लिशमैन, जो वो पोएट आया था स्टीफन स्पेंडर, उसको मिस्ट्री क्यों कहा गया है? तो इंग्लिशमैन कौन था? पोएट था जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द इंग्लिश विजिटर जो आया था हमारे पोएट्स पैनकेक वाले स्टूडियो में? तो इंग्लिश विजिटर जो आया था उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर, जो एडिटर थे ब्रिटिश मैगजीन एनकाउंटर के, ठीक है। हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर द विजिटर ऑफ द स्टूडियो? उन्हें कैसे पता चलता है कि स्टीफन स्पेंडर आए थे? तो द ऑथर डिस्कवर्ड हिज आइडेंटिटी बाय रीडिंग द नेम ऑन द पेजेस ऑफ द एनकाउंटर ब्रिटिश मैगजीन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन गॉट दैट फील्ड वाला बुक पोएट पैकिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज सिग्निफिकेंट अबाउट द बुक विच द ऑथर टुक फ्रॉम द रोड साइड? तो ऑथर ने रोड साइड से एक बुक खरीदी थी जिसका नाम था द गॉट दैट फील्ड। उसके ऊपर जो नाम लिखा था उसने उनकी अटेंशन हासिल करी, क्योंकि उस पर 6 लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने अपनी जर्नी बताई थी कम्युनिज्म से वापसी आने की। इट सडनली अज्यूम्ड ग्रेट significance for the author as he discovered that one of the essay had been written by Stephen Spender, the poet who had visited the studio. He now understood the reason for his being invited. तो उन्हें उस दिन समझ में आता है उनको भी स्टूडियो में कम्युनिज्म के खिलाफ बोलने के लिए ही बुलाया गया था। द इंटरव्यू जो वो है ना हमारा उम्बर्टो एको वाला, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज उम्बर्टो एको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? कैसे उन्हें इतना टाइम मिलता था? तो वो इंटरस्पाइसेस जो उन्होंने बताया था ना कि खाली समय में काम करता हूँ, वो याद रखना है। तो इको कौन है? एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उम्बर्टो एको, और वो हर समय बिजी रहते हैं कॉन्फ्रेंसेज में। तो ही फाइंड सो मच टाइम टू राइट इन द एम्प्टी स्पेसेस दैट वी ऑल हैव इन आवर लाइव्स, जो हम सबके पास भी होती है। जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड यूनिवर्स, ही टर्म दीज एज इंटरस्टाइसेस। उन्होंने क्या बोला इसे? इंटरस्टाइसेस। इफ ही इज वेटिंग फॉर समवन कमिंग टू हिज हाउस वियर द एस्केलेटर, ही वुड यूज दैट टाइम टू राइट एन एसे रादर देन सिट आइडल। खाली बैठने की जगह वो उतनी देर में एक एसे लिख देंगे कि तुम मेरे यहाँ सीढ़ी चढ़ के इतने में ऊपर आ रही हो, एस्केलेटर से आ रहे हो, तो उतने में मैं लिख दूंगा। देयरफॉर ही कंसिडर हिमसेल्फ एज अ स्कॉलर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे। What was distinctive about Eco's academic style? तो मटेको के लिखने के स्टाइल में क्या डिफरेंट था? तो जनरली हमारी जो एकेडमिक बुक्स होती है वहाँ पे फॉल्स हाइपोथेसिस होता है और फिर उसको जो है कंक्लूड कर रखा होता है। ऑन द अदर हैंड उम्बर्टो एको ने रीडर्स को जर्नी पे लेके गए, वो अपनी रिसर्च दिखाई, अपने सारे ट्रायल्स एरर्स लिखे और फिर उनका करेक्शन कंक्लूजन लिखा। उनका जो नरेटिव स्टाइल था, स्टोरी टेलिंग स्टाइल था, वो उनकी बुक को बिल्कुल डिफरेंट बनाता था। व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेसफुल ऑफ द नॉवल नेम ऑफ द रोज? क्या कोई सक्सेस का रीजन है? तो उम्बर्टो एको कहते हैं दैट नॉवल जो नेम ऑफ द रोज है वो एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल नॉवल है, एक ऐसी डिटेक्टिव नॉवल है जिसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री भी है। दस इट टारगेट द ऑडियंस दैट इज नॉट इंटरेस्टेड इन इजी रीडिंग। ऐसे लोगों को पसंद आएगी जिन्हें आसान चीजें पसंद नहीं होती ना, वो मतलब मुश्किल चीजें जिन्हें पढ़नी है। हाउएवर वो इतनी फेमस क्यों हुई वो मिस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू उम्बर्टो एको, नॉवल बीन रिटन 10 years earlier or later it would have not attracted the same audience। वो कहते हैं कि 10 साल पहले या उसके बाद होती तो नहीं होता, मे बी वो टाइमिंग सही थी, उस समय लोगों का मन था पढ़ने का। डिड उम्बर्टो एको कंसिडर हिमसेल्फ नॉवेलिस्ट फर्स्ट और एकेडमिक? तो वो खुद को क्या एकेडमिक फर्स्ट पहले मानते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में रहते हैं रादर देन कि वो बैठ के जो है बुक्स लिखे और बुक क्लब्स में जाएं। ठीक है जी। वाई डू सेलिब्रिटीज डिस्पाइस इंटरव्यू? क्यों सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू पसंद नहीं है? तो वाइल कॉमन पीपल आर ईगर टू रीड द इंटरव्यू, हम लोगों को तो बहुत पसंद है इंटरव्यू पढ़ना, सेलिब्रिटीज को अच्छा नहीं लगता इंटरव्यू। मोस्ट ऑफ देम फाइंड इंटरव्यू इंट्रूडिंग इनटू देयर पर्सनल लाइफ, कि हमारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी हो रही है। सम फियर देम, सम हेट देम एंड सम कंसिडर इट इमोरल एंड असॉल्टिंग। व्हाट इज वीएस नायपॉल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यू? नायपॉल ने क्या कहा था? नायपॉल ने कहा था दैट सम पीपल आर wounded by interview and lose a part of them। रुडियर्ड किपलिंग ने क्या कहा था इंटरव्यू के लिए? रुडियर्ड किपलिंग कंसिडर इंटरव्यू इमोरल। ठीक है, गलत कहते थे, उन्हें कहते थे क्राइम है, जैसे किसी को मार पीट दिया हो ना, बिल्कुल उसी के लेवल का क्राइम है, उतने ही लेवल की पनिशमेंट होनी चाहिए इसमें। व्हाट डज सॉल बेलो मीन बाय सेइंग इंटरव्यूज वर थंबप्रिंट ऑन हिज विंडपाइप? तो सॉल बेलो को भी इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं थे, यानी कि इंटरव्यू करते समय उन्हें बहुत ट्रबल होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। हाउ डज इंटरव्यू सर्व एज अ नोबल पर्पस इन द मॉडर्न वर्ल्ड? चाहे उनमें कितनी बुराई है, नोबल पर्पस बताओ इंटरव्यू का। तो इवन दो मोस्ट सेलिब्रिटीज को पसंद नहीं है इंटरव्यू, इट सर्व एज अ नोबल पर्पस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द ग्रेट थॉट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द celebrities reach the common people through the medium of interview and make people life more meaningful and enlightened। easy language में भी आप लिख सकते हो। How would you evaluate मुकुंद पनमनन? मुकुंद पनमनन जो स्पीकर थे, वो जो इंटरव्यू ले रहे थे, उनको आप क्या कहोगे? तो वो काफी अच्छे आप कह सकते हो इंटरव्यूअर थे, उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे, एक अच्छा ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन मेंटेन करा,
ठीक है। ही ऑल्सो मेड श्योर दैट इंटरव्यू यानी कि जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा था डिड नॉट गेट अनॉयड बाय एनी ऑफ हिज क्वेश्चन एंड नेवर टच एनी पर्सनल मैटर को वो नहीं लाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो गाइस, व्हाट इज अ बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को लेकर क्या बिलीफ है? तो सम प्रिमिटिव कल्चर बिलीव दैट फोटोग्राफिंग अ पर्सन इज नो लेस देन स्टीलिंग हिज और हर सोल। ऐसा कहा जाता है तस्वीर खींचना मतलब आत्मा चुरा रहे हो, ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी एंड रेंडरिंग हिम इनकम्प्लीट एंड स्लाइटेड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन विंडपाइप? ये तो रिपीटेड हो गया है, ठीक है जी। तो ये इंटरव्यू के ज्यादा कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, जो है मैंने आपको करा दिया, बाकी इसका एक्सट्रैक्ट बेस काफी अच्छे से करेंगे। तो अब अपना चैप्टर जो सोफी वाला है, गोइंग प्लेसेस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैनजी वॉज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ सोफी, कॉमेंट करो। तो हाँ, वो बिल्कुल सच्ची दोस्त थी। जैनजी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनजी एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल लड़की थी, बिल्कुल। शी न्यू वेरी वेल अबाउट हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड एक्सेप्टेड इट। बीइंग अ ट्रू फ्रेंड ऑफ सोफी, वो उसको याद दिलाती थी उसकी रियलिटी। शी न्यू दैट सोफी एक फैंटेसी के वर्ल्ड में रह रही है, बट हमेशा उसे डिस्करेज करती थी और कहती थी इन तुम दुनिया में रहो। इवन दो उसको पता था कि वो सोफी को डिसहार्टन करिए, बट वो उसे सच्चाई बताती थी। हाउ डज सोफी इंक्लूड हर फैमिली एंड जियोफ हर ब्रदर इन हर, आप कह सकते हो, फैंटेसी ऑफ फ्यूचर, ठीक है। तो सोफी जो है, जियोफ वॉज silent and patient listener, as so Sophie trusted him and he was the first one to whom she shared the fantasy of her future। तो उसका भाई चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो उसे बताती थी। She longed to know more about Geoff and wished that someday he might take her with him। She imagined herself riding behind Geoff one day, Geoff in his black leather and she in her elegant yellow dress would be welcomed by the people in that world with applause। ऐसी ऐसी उसकी ड्रीम्स थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Is the title of the story Going Places appropriate? क्या सही है? तो इन लिटरेरी टर्म्स गोइंग प्लेसेस एप्रोप्रिएट बिल्कुल है, क्योंकि सोफी जो है ना अपने दिमाग में अलग अलग दुनिया घूमती थी। इट इज क्लियरली डिस्क्राइब द प्रोटैगनिस्ट सोफी। शी इज डीपली एंथुसियास्टिक अबाउट अ सक्सेसफुल लाइफ एंड फैंटेसाइजेस ऑल गुड एंड सक्सेसफुल थिंग्स फॉर हर। इन हर इमेजिनेशन शी फैंटेसाइजेस टू बी एक्टर, मैनेजर, बुटीक ओनर। शी ऑल्सो फैंटेसाइजेस मीटिंग डैनी कैसी एज हर क्लोज फ्रेंड एंड गोइंग फॉर अ डेट विद हिम। तो अपने दिमाग में तो वो अलग अलग जगह घूमती ही रहती थी। वॉट वॉज द थॉट दैट प्रॉम्प्टेड सोफी टू हाइड अ सीक्रेट्स फ्रॉम जैनजी? क्यों उसने जैनजी से अपनी बात छुपाई? तो जैनजी एंड सोफी बेस्ट फ्रेंड्स थी, इवन दो सोफी डिड नॉट वांटेड टू शेयर द स्टोरी अबाउट डैनी कैसी विद जैनजी, बिकॉज शी फेल्ट दैट शी वुड टेल अबाउट द सेम टू ऑल पीपल। औरों को बताएगी हर लोकेलिटी एंड शी डिड नॉट वांट हर सीक्रेट टू बी स्प्रेड इन द होल नेबरहुड। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। देयर वॉज अ साउंड ऑफ अपलॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम। ये लाइन कहाँ से आ गई भाई? कौन ग्रीट कर रहा था अपलॉज करके हमारे सोफी को? तो भाई सोफी और सोफी के भाई का जो इमेजिन करते हैं ना, बाइक पे घूमने जाएंगे, वो वाला सीन है, ठीक है। कोई रेयर ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये आ सकता है। हाउ आर जैनजी एंड सोफी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑल्दो जैनजी एंड सोफी क्लासमेट्स है, देयर अप्रोच टू लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैनजी प्रैक्टिकल ग्राउंडेड है, वहीं पे सोफी वंडरलैंड में रहती है, विच इन्वेंट्स हर इमेजिनेशन, ठीक है। शी वेटेड मेजरिंग इन द वे the changes taking place in her resignation was no sudden thing। तो ये क्या है, क्या बात हो रही है यहाँ पे? ये एक क्वेश्चन जो है ये एक हाईलाइट हो रखा है सेंटेंस सोफी वाले चैप्टर में से। तो ये सोफी था जब वेट कर रही थी डैनी कैसी का, तब की बात है। She waited measuring the way changes taking place in her। वो बैठी रहती है और उसे रियलाइज होता है अरे वो तो नहीं आएगा। तो सोफी sat on the wooden bench beneath the solitary elm tree। She imagined him coming। वो उसको करती है ना कि वो आ रहा है, डैनी कैसी आ रहा है, और एक्साइटमेंट में आ जाती है। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन शी रियलाइज दैट देयर वाज नो साइन ऑफ डैनी कैसी, वो सैड हो जाती है, विशिंग दैट डैनी कैसी जल्दी में आ जाए। इवेंचुअली व्हेन ही डिडंट कम शी बिकेम सैडर दैट पीपल वुड डाउट हर एज ऑलवेज। एज मेनी नेगेटिव थॉट्स वर कमिंग टू हर माइंड शी फेल्ट दैट मेनी चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इनसाइड her। She felt hopeless and decided to return home। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिड सोफी एवर मेट डैनी कैसी? क्या सोफी कभी सच्ची में मिली थी? तो आंसर है नो सर्टेनली नॉट, बिकॉज बट शी वॉज सो फैसिनेटेड बाय हिज पर्सनैलिटी दैट शी इमेजिन्ड हर मीटिंग विद हिम। तो बार बार वो सोचती रहती कि मैं उससे मिली हूँ। शी वॉज अ ड्रीमर एंड लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज। सोफी के लिए आप ये सब बातें लिखना। शी क्रिएटेड मेंटल पिक्चर ऑफ देयर मीटिंग टू ओवरकम द सैडनेस ऑफ हार्श रियलिटी। सोफी के लिए ये सब लाइनें आपको याद रखनी है। विच वॉज द ओनली ओकेजन सोफी सच्ची में डैनी कैसी को देखती थी? तो व्हेन द फैमिली जाती थी उसकी सैटरडे को यूनाइटेड टीम का मैच देखने के लिए, तभी वो लोग देखा करते थे डायरेक्टली जो है असलियत में जो है हमारे डैनी कैसी को। ठीक है, 5 क्वेश्चन और करेंगे हम, बहुत बेसिक से सोफी वाले चैप्टर के।
व्हाई डज जैनजी वांट सोफी टू बी सेंसिबल? तो जैनजी न्यू सोफी का फैमिली बैकग्राउंड, इसलिए वो चाहती थी कि वो सेंसिबल रहे, उसे पता था वो बिस्किट फैक्ट्री में जाके काम करेंगे। सोफी की ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़ी थी एंड बहुत सा पैसा चाहिए था उसके लिए, सोफी के पास वो था नहीं, सो उसलिए वो कहती थी कि तुम इतनी बड़ी बड़ी ड्रीम्स मत करो। हु वॉज डैनी केसी? तो डैनी केसी एक यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर था यूनाइटेड टीम का। शी वॉज इन्फैचुएटेड विद दिस स्पोर्ट्स पर्सन और उसके साथ वो डेट करना चाहती थी। वाई वॉज सोफी जेलस ऑफ जियोफ का साइलेंस? तो जियोफ जो उसका बड़ा भाई था वो उसके से जेलस इसलिए होती थी बिकॉज शी वॉन्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट थॉट, शी क्रेव्ड फॉर हिज अफेक्शन, क्योंकि वो चुप रहता था और अपनी बात नहीं बताता था, इस वजह से। जैनजी एंड सोफी इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रेंड्स वर पोल अपार्ट। बताओ क्यों अलग अलग थी? तो जैनजी एंड सोफी वर पोल अपार्ट इन थिंकिंग एंड टेम्परामेंट। सोफी बिल्कुल ही आप कह सकते हो वो वही वाली आप लिख देना जो भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करी थी, ठीक है। फाइनली गाइस, इसी के साथ में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो है फ्लेमिंगो बुक के भी कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन कराए थे ना, मैंने उसमें से भी छाट के जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही वाले आपको करा दिए हैं। तो इन क्वेश्चन को अपनी टिप्स पे कर लो, आपके पेपर पे बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं एंड ये बेस क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन के आंसर में भी आपको इनकी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे विस्तार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उस लाइव सेशन का वेट करो, 9 बजते ही आ जाना एंड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे उसकी प्रैक्टिस। अब अगर कुछ क्वेश्चन में से आपको लगा दीदी हम ये क्वेश्चन नहीं आता था, ये क्वेश्चन नहीं आता था, तो क्वेश्चन तो पता चल गए ना, एक चैप्टर का रिवीजन कराने जब आऊंगी ना वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।